हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स। तो हाइड्रोलाइसिस है क्या? जब किसी साल्ट का केटायन और एनायन वाटर से रिएक्ट करता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, या रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट में हम लोग किसी साल्ट को वाटर में डिजॉल्व कराते हैं और साल्ट केटायन और एनायन में टूटता है। केटायन और एनायन जो साल्ट का होता है वही वाटर के हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ क्या करता है? कंबाइन करता है, और ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी साल्ट वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं करता है। तो आज हम एक ऐसे साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे जो वीक एसिड और वीक बेस से मिल के बना है, और फिर उसका पीएच कैसे निकालते हैं, उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। तो आइए हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट में हम बताएं हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। तो हाइड्रोलाइसिस हम लोग बोलते हैं रिएक्शन ऑफ केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन ऑफ साल्ट with water is called हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट में कई तरह का साल्ट होता है। जैसे कोई साल्ट ऐसा होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलके बना, कोई साल्ट ऐसा होता है जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना। लेकिन आज हम लोग जो हाइड्रोलाइसिस पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसे साल्ट का जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना, और फिर पढ़ेंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लाइसिस ऑफ साल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। मतलब ऐसा साल्ट का हाइड्रोलाइसिस पढ़ने जा रहे हैं जो साल्ट वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है। एग्जाम्पल में ऐसा कुछ साल्ट देखते हैं। CH3COONH4। तो ये एक साल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ है, NH4CN। तो ये भी एक साल्ट है जो कि वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ है। इस तरह से बहुत सारा साल्ट होगा जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो साल्ट है जब इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व कराते हैं तो वाटर से ये रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करता है तो CH3COOH जो एसिड से ये आया हुआ है CH3COOH वो बन जाएगा, और NH4 जो आया हुआ है वो बेस NH4OH से। तो यही वीक एसिड और वीक बेस है जिससे ये साल्ट बना हुआ है। अब इसको वाटर में डिजॉल्व कराएंगे तो वाटर से ये रिएक्ट करेगा, इसका केटायन NH4+ आयन और इसका एनायन ये CH3COOH। तो यही हाइड्रोलाइसिस करने पे वीक एसिड और वीक बेस दे देता है। और आपको बताएं कि जो ये साल्ट होता है, हम इसी को एग्जाम्पल में अगर लेके चलें तो इसमें एक केटायन है और एक एनायन, ये टूटेगा सिर्फ विदाउट वाटर, मतलब वाटर के प्रेजेंस में ही। अभी हम इसको एसिड बेस नहीं बनाते, तो CH3COO- और NH4+, यानी इस केटायन एनायन में ये क्या कर जाएगा? डिसोसिएट करेगा। तो डिसोसिएट करेगा तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? वीक एसिड का, और ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? वीक बेस का। तो वीक एसिड को जो ये CH3COO में एसीटेट आयन हम लोग बोलेंगे, ये जो वीक एसिड का पार्ट है ये हाइड्रोलाइज कर जाएगा वाटर में, हाइड्रोलाइज्ड, और ये भी जो है हाइड्रोलाइज करेगा। हालांकि जब हम लोग ऐसा साल्ट लेते हैं जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ है तो उसका दोनों
केटायन और एनायन हाइड्रोलाइज नहीं करता। एक्चुअली ये जो हाइड्रोलाइज करता है वो वीक वाले पार्ट का हाइड्रोलाइज करता है, यानी चाहे वो वीक एसिड से आया हो अथवा वीक बेस से आया हो। तो NH4+ आयन भी इसमें हाइड्रोलाइज करेगा। इसका दोनों केटायन और एनायन क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा। और ये सिर्फ ऐसे ही साल्ट में होता है जिसका दोनों केटायन और एनायन हाइड्रोलाइज करेगा, जो कि वीक एसिड और वीक बेस से मिल के बना हुआ है। तो ये दोनों हाइड्रोलाइज करेगा और दोनों हाइड्रोलाइज करने के बाद हम सॉल्यूशन में देखेंगे कि उसका pH क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा दें। तो आइए साल्ट को का जो आयन है, एसीटेट आयन और अमोनियम आयन को हम लोग वाटर में डिजॉल्व कराते हैं। तो वाटर में डिजॉल्व कराएंगे तो ये क्या बन जाता है, ये वीक एसिड जो एसिटिक एसिड होता है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसके कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, किससे डिनोट करते हैं, KH से, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर। फिर एसिड जो आपका ये है एसिटिक एसिड, ये टूटेगा तो किस में, CH3COO- और H+ में। इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को K और इक्वेशन 2 में ले लेते हैं। फिर बेस NH4OH और ये ले लें तो ये क्या बन जाएगा, NH4+ और OH-, इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को Kb, ये एसिड है तो K, बेस है तो Kb। और वाटर को हम लोग देखते हैं तो जब वाटर टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, H+ और OH- में। इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw से इंडिकेट करते हैं। अब इस तीनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें तो देखिएगा ये तीनों इक्वेशन जो है ये कैंसिल होके ये चौथा इक्वेशन बना के ये क्या कर देगा, दे देगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे इक्वेशन 1 + 2 + 3 = क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4। तो ये तीनों को आप यहाँ से ऐड कर देंगे, देखेंगे ये दोनों इस दोनों से कैंसिल हो जाएगा, CH3COOH, और ये वाला पार्ट इधर से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपका यही वाला पार्ट, सिर्फ चौथा इक्वेशन। इसीलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, जब सबको जोड़ देंगे तो KW बराबर क्या हो जाएगा, KH × K × Kb, यानी अगर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर निकालें तो कितना हो जाएगा, KW/K × Kb। तो ये देखिए हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जो वाटर का होगा। आइए देखेंगे अब pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। तो साल्ट सॉल्यूशन का pH क्या हो जाएगा, तो हम लोग अभी जो देखें CH3COO एसीटेट आयन अमोनियम आयन को वाटर में डिजॉल्व कराते हैं और ये बना के क्या देता है, CH3COOH और NH4OH। तो मान लेते हैं कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन वो कितना है, C, इसका भी C। ये तो सॉल्वेंट है, इसका नहीं लेते हैं कंसंट्रेशन, और इनिशियल में ये 0 होगा। कुछ समय के बाद ये चेंज करता है, यानी ये बन के प्रोडक्ट बनाता है। तो मान लेते हैं इसमें चेंज कर गया C-अल्फ़ा, तो माइनस कर दिए C-अल्फ़ा, यहाँ भी माइनस कर दिए C-अल्फ़ा, और इधर प्लस हो गया C-अल्फ़ा और C-अल्फ़ा। अब इक्विलिब्रियम पे जब हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, C- C-अल्फ़ा, C- C-अल्फ़ा, इधर C-अल्फ़ा और C-अल्फ़ा। तो आप कह सकते हैं कि इसका ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अनुसार C को हम कॉमन ले लें तो 1 - अल्फ़ा 1 - अल्फ़ा, और ये जो अल्फ़ा होता है वो लेस देन 1 होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वो फाइनल यानी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन के क्या हो जाता है, बराबर। यहाँ अल्फ़ा लेस देन 1 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा फाइनली C, यहाँ पर C-अल्फ़ा और C-अल्फ़ा। तो ये हो जाता है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अनुसार। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका जो हम लोग हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट देखते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इसका क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं CH3COOH का कंसंट्रेशन NH4OH, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं इस पर, तो CH3COO- और NH4+ आयन। तो इस तरह से हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर अब सबका कंसंट्रेशन हम लोग ले लें, तो सबका कंसंट्रेशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन हम वाटर का नहीं लिए, चूँकि वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है इसमें, ठीक है।
तो इसको हम लोग सबका कंसंट्रेशन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोनों का हो जाएगा सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो निकल क्या जाएगा के एच इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के एच। तो इस तरह से हम अल्फा यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अगर निकालें तो ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के अंडर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी ऐसा साल्ट जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करता हो वो साल्ट कैसा होता है, जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना होता है। जबकि बाकी सभी साल्ट जो होता है जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलके बनता है या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है, तो उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो होगा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ salt does not depend on concentration of salt, while other type of salt depend। जबकि अदर तरह के साल्ट में कौन हो जाएगा, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना होता है उसका, तो वो डिपेंड करेगा। और ये जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना होता है साल्ट वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसको मिटा के हम आगे चलते हैं। तो अल्फा बराबर हम लोग क्या पढ़े, अंडर रूट के एच हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, के एच बराबर फार्मूला के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी। तो के एच बराबर हम ये फार्मूला यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब आप देखेंगे इस पे CH3COOH जो हम लोग लेते हैं, ये जो टूटता है CH3COO माइनस और H प्लस में, तो इसका कंसंट्रेशन हम लोग क्या लिए हुए हैं, सी अल्फा, अभी ऊपर बताए थे। इसका कंसंट्रेशन क्या है, सी और सी इक्विलिब्रियम पे। तो के बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग ले लेते हैं CH3COO माइनस और H प्लस का कंसंट्रेशन लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू ही, और CH3COOH। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो H प्लस आयन बराबर क्या हो जाएगा, H प्लस आयन के और CH3COOH अब बाई क्या हो जाएगा CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन बराबर ही अगर हम लोग लेते हैं तो K इंटू इसका कंसंट्रेशन कितना लिए हुए हैं सी अल्फा और इसका कंसंट्रेशन C, तो C कैंसिल, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा K इंटू अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू देखिएगा हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो अल्फा का हम लोग कितना निकालें, तो H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन बराबर कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन बराबर K, तो यहाँ K हम लोग पहले पुट कर लेते हैं K इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है, तो KW बाई K इंटू KB। अब यहाँ पर देखेंगे K को अगर अंदर ले जाएं तो K स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर KW बाई K इंटू KB इंटू KB स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये वैल्यू कटेगा, और कटेगा तो हाइड्रोजन आयन बराबर कितना हो जाएगा KW बाय यहाँ KB हो जाएगा। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ये हो गया। अब हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो लॉग H प्लस आयन बराबर, इसको हम लोग क्या कर दें, हाफ कर दें, तो हाफ आगे आ जाएगा, पूरे अंडर रूट को हाफ में कन्वर्ट कर दें तो हाफ पावर में चला जाएगा और ये आगे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा KW लॉग KW प्लस लॉग K और माइनस लॉग KB, ऐसा हो जाएगा।
तो यहाँ पर दोनों साइड माइनस ले लें, तो माइनस लॉग H प्लस आयन बराबर 1/2 और ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग KW प्लस यहाँ भी माइनस हो जाएगा माइनस लॉग K और यहाँ पर ऐसे लिख ले रहे हैं माइनस लॉग KB। अब आप देखेंगे तो माइनस लॉग H प्लस को ही हम लोग क्या लिखते हैं PH 1/2 माइनस लॉग KW को क्या लिखते हैं PKW माइनस इसको क्या लिखेंगे तो PK, तो यहाँ प्लस हो जाएगा चूँकि माइनस लॉग K बराबर हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा PKB, और यही फॉर्मूला हो गया pH का। तो जब आपको दे दे यहाँ पर pH निकालने के लिए और ये वैल्यू दिया रहेगा, इसका तो कांस्टेंट होता है 14, इसका वैल्यू दे दे तो आप इसको pH क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ और, केस 1 में अगर हम लोग ले लें Ka बराबर KB अगर कर दें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के बराबर ले लें तो pH बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ PKW, और ऐसा सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन, जब PK और PKB न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये जनरली न्यूट्रल ही होता है, लेकिन अगर pH ज़्यादा या कम हो जाए तो वो स्लाइटली एसिडिक और बेसिक भी होता है। तो इसको मिटाते हैं हम। तो अब देखिए अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के बराबर हो जाए केस 2 में, तो ये क्या हो जाएगा इसका pH स्लाइटली लेस देन 7, इसका pH लेस देन 7 हो जाएगा, और इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा एसिडिक। और अगर Ka लेस देन Kb हो जाए तो हम लोग बोलेंगे pH स्लाइटली मोर देन 7, और pH उसका 7 से थोड़ा क्या हो सकता है ज़्यादा हो जाएगा, और फिर सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा बेसिक। बट जनरली ऐसा सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है या एसिडिक और बेसिक भी हो सकता है। तो अब इस पे अगर क्वेश्चन दे दे आपको, क्वेश्चन क्या दे देता है जैसे pH निकालने के लिए दे दे, या हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालने के लिए दे दे, या डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालने के लिए दे दे, तो आप इसको बना सकते हैं। तो pH निकालने के लिए दे देगा तो क्वेश्चन में क्या दे देगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दे देगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस दे देगा, और बोलेगा कि इसका pH को क्या कीजिए फाइंड कीजिए। तो pH बराबर आप क्या कर देंगे यहाँ पर हाफ PKW, तो हम लोग कितना ले लेते हैं 14, और जो इसको है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे माइनस लॉग K, तो K का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस लॉग KB, और KB का भी वैल्यू पुट करेंगे, लॉग का टेबल देख के लॉग का वैल्यू पुट करेंगे और pH निकल जाएगा। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट दे देगा निकालने के लिए, तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं KH इंटू KH बराबर क्या हो जाएगा KW/K इंटू KB, ऐसे भी हम लोग निकाल लेंगे इसको। तो इस तरह से किसी भी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, या जैसा भी क्वेश्चन दे दे। क्लियर है? तो इसको मिटाते हैं। अब आगे हम लोग हाइड्रोलाइसिस देखते हैं, ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है, और ऐसा साल्ट का हाइड्रोलाइसिस एक्चुअली में होता ही नहीं है, और इसीलिए ऐसा साल्ट का pH 7 के बराबर होता है, और ऐसा सॉल्यूशन न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है, और जैसा कि बताया ऐसे साल्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं। एग्जाम्पल में जैसे NaCl, KCl है ना, K2SO4, CaCO3, इस तरह से हम लोग ले लेंगे तो ऐसे साल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, और ऐसा साल्ट का pH 7 के करीब होता है, और pH 7 के करीब होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा साल्ट में दोनों ही पार्ट
कैटायन और एनायन स्ट्रॉन्ग से आता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट से आता है, और इसीलिए ऐसे साल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो कैटायन एंड एनायन बोथ डू नॉट हाइड्रोलाइज, ये दोनों ही हाइड्रोलाइज नहीं होता है। और सॉल्यूशन आर न्यूट्रल, solution of this type of salt will be neutral, और वो कैसा होता है, न्यूट्रल, एंड pH इज इक्वल टू 7, और pH इसका लगभग कितना के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। तो इसी तरह से जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो साल्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है। क्लियर है? तो आज इतना ही। आप